बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को डिटेल में। हमारा जो होम्योस्टेसिस का चैप्टर है वो 3 सेशंस में डिवाइड होगा। एक हमारे पास आएगा ऑस्मो रेगुलेशन का सेशन, दूसरा एक्सक्रीशन का और तीसरा थर्मो रेगुलेशन का। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो होगा टोटल ऑस्मो रेगुलेशन पर और इन डिटेल होगा। ठीक है। बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को इन डिटेल। होम्यो मीन्स सेम, ठीक है। स्टेटस मीन्स टू स्टे सेम, ठीक है। टू स्टे सेम इज़ द मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस किस चीज़ को बोलते हैं? इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट दैट प्रेजिस्ट डिस्पाइट चेंजेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड। वो एबिलिटी, हमारे पास वो एबिलिटी जिससे हम इंटरनल इन्वायरमेंट को इक्विलिब्रियम में रखें, मींस उसको कांस्टेंट रखें। अगर हमारे पास आउटरनल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसी वाले रूम में बैठा हूँ कि जिसमें मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्रीज़ है, और वो जब मैं बाहर निकला वहाँ पे गर्मी थी, तो अचानक से मेरा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए। कितना बढ़ जाए? फॉर एग्जांपल वो 40 डिग्री बढ़ जाए। अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, जो मेरी इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, इसी को रोके रखना होम्योस्टेसिस का काम है। ये तो थी एक बेसिक डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन क्या है कि द मैकेनिज्म इन विच द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी आर प्रॉपर्ली मेंटेन। वो मैकेनिज्म जिसमें इंटरनल कंडीशन बॉडी की मेंटेन्ड रहे एंड रेगुलेटेड और रेगुलेटेड रहे इज कॉल्ड दी होम्योस्टेसिस। द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होम्योस्टेसिस आर एज फॉलो। अब होम्योस्टेसिस जो है बॉडी में 3 तरह से परफॉर्म हो सकती है। एक होती है बाय द ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरी होती है बाय द एक्सक्रीशन और तीसरी होती है बाय द थर्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? It is the process in which the osmotic pressure of cell determined by the water and solute concentration is regulated। अब देखें, ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस पे बनता है। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिले और दोनों की कंसंट्रेशन जो है दोनों की कंसंट्रेशन जो प्रेशर प्रोड्यूस करेगी उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हम दूसरी वर्डिंग में ये भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी, ठीक है। अब एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एक्स्ट्रा हार्मफुल अनवांटेड एंड टॉक्सिक मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिसमें हमारे जिस्म से कई अज्जा जो कि हार्मफुल हैं और अनवांटेड हैं, टॉक्सिक जहरीले हैं, वो हमारे जिस्म से रिमूव किए जाएं, और इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड अप टू सूटेबल पॉइंट्स। वो प्रोसेस जिसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लिमिट में रहे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो बॉडी की टेम्परेचर है वो है 36 डिग्री सेल्सियस तो 38 डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिमिट में हमारा टेम्परेचर रहे, इस टेम्परेचर की मेंटेनेंस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। होम्योस्टेसिस जो है वो कंट्रोल होती है एक मैकेनिज्म से जिसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी टेक्स पार्ट इन टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। इन दी होम्योस्टेसिस देयर इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। देयर इज अ चेक एंड बैलेंस सिस्टम व्हिच इज नेसेसरी इन द बॉडी। ड्यू टू दिस सिस्टम द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखें क्या होता है कि जो फीडबैक सिस्टम है वो बॉडी की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, जिस वजह से ब्रेन जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इस मैकेनिज्म को चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि बॉडी की कांस्टेंट सिचुएशन के रहने के लिए लाजमी है, ठीक है। उसके रेगुलर फॉर्म में रहने के लिए लाजमी है। एंड इन द रेगुलर फॉर्म दिस चेक इन बैलेंस सिस्टम इज़ नोन एज द फीडबैक मैकेनिज्म। और इस रेगुलर सिस्टम, इस चेक इन बैलेंस सिस्टम को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म में 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास होता है रिसेप्टर, दूसरा हमारे पास होता है सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम और तीसरा होता है इफेक्टर। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? those organs which receive any change in the internal environment of the body, या आप ऐसे कह सकते हैं those organs which receive any stimuli, ठीक है।
जो कि एक चेंज इन इन्वायरमेंट को जो कि एक चेंज इन इन्वायरमेंट को महसूस करें आर नोन एज दी रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल, मैं एक गर्म कमरे में बैठा हूँ जहाँ पे मुझे गर्मी हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मेरे स्किन में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। वो रिसेप्टर सेल्स जो मेरे ब्रेन तक वो मैसेज पहुँचाएंगे। अब ये जो सेल्स हैं जो न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ये ब्रेन को आगाही देते हैं कि अब आपको पंखा स्टार्ट करना चाहिए। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका काम है कि ब्रेन को मैसेज पहुंचाना कि बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। सो ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम। अब सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम हमारा दूसरा ऑर्गन है जो इन्वॉल्व हुआ है फीडबैक मैकेनिज्म में। अब फीडबैक मैकेनिज्म में सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम का क्या काम है? द रिसेप्टर ट्रांसफर्स मैसेज टू द कंट्रोल सिस्टम। अब रिसेप्टर का काम क्या है कि वो मैसेज ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल सिस्टम को। फॉर एग्जांपल, मेरे स्किन में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, मुझे गर्मी हो रही है। अब क्या हो रहा है कि मैंने पंखा बंद कर दिया। अब यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है मेरे ब्रेन तक, ठीक है। वो कि सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में रिसेप्टर्स ट्रांसफर मैसेज टू सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम एंड दैट मैसेज एंड रीड दैट मैसेज एंड प्रिपेयर अ रिस्पॉन्स फॉर दैट। अब सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि उस मैसेज को पढ़ता है कि आया मैसेज किस वजह से आ रहा है, कि उसमें कहना क्या चाहता है, कि अब उसके बाद वो उसके मैसेज को पढ़ेगा और उस पर रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। सो तीसरा ऑर्गन हमारे पास आ जाता है इफेक्टर। अब फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम मैसेज ट्रांसफर टू द पर्टिकुलर ऑर्गन नोन एज द इफेक्टर, इट टेक्स पार्ट इन द पर्टिकुलर एक्शन। अब देखें यहाँ पे ये जो मैसेज होगा, जो ब्रेन जो मैसेज जो रिस्पॉन्स प्रिपेयर किया है ब्रेन ने, जो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में जो रिस्पॉन्स डेवलप किया है, वो जाएगा किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर और इट टेक्स प्लेस इन दी पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन दी सिस्टम प्रॉपरली, ठीक है, जो ज़रूरी है एक सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए। अब किस तरह से मैं आपको तो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम गर्मी वाले कमरे में बैठे हैं, हमारे स्किन में जो रिसेप्टर्स हैं वो जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन को, ठीक है। अब ब्रेन जो है वो समझता है कि अब क्या हो रहा है कि हमारे जिस्म में गर्मी जो है वो बढ़ने वाली है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ने वाली है। सो अब क्या होता है कि सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के पास ये मैसेज आता है, ठीक है। सो मैसेज जाकर वो एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करता है, एक जवाब प्रिपेयर करता है। सो वो जाता है इफेक्टर्स पर। अब इफेक्टर हमारे स्किन में जो है वो स्वेट ग्लैंड्स है। अब स्वेट ग्लैंड से हमारे पास जो अंदर में गर्मी जनरेट हो रही है, अंदर जो हमारे बॉडी में गर्मी जनरेट हो रही है, वो एवापोरेशन वो बाय दी स्वेटिंग प्रोसेस निकल जाएगी। सो इस तरह से हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो वर्क करता है, ठीक है। पहले हमें गर्मी हुई, वो उसका मैसेज गया सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम पर, और उसका जो इफेक्टर हुआ, जैसे कि हमें बताने के लिए कि अब आपके साथ हो क्या रहा है, वो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स थी जिन्होंने हमें बताया कि भाई आपके यहाँ गर्मी है और आप पंखा स्टार्ट कर लें, ठीक है। ये बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो आपको जीने में मदद करता है कि आपके बॉडी में कोई चेंजेस आया है या नहीं, ठीक है। अब फीडबैक मैकेनिज्म के दो टाइप्स हैं, एक है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम थोड़ा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? व्हेन देयर इज एन अपोजिट रिएक्शन ड्यू टू एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, इट इज़ कॉल्ड द निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब क्या होता है, जब हमारे बॉडी में कोई चेंज आए, ठीक है, अब उस चेंज को घटाने के लिए, अब उस चेंज को फेस करने के लिए बॉडी उस चेंज के अपोजिट वर्क करना शुरू कर दे, उसको हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। आपको मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, व्हेन मोर स्वीट इज टेकन, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस चेंज अ सिस्टम बिकम्स एक्टिव एंड टेक्स पार्ट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि ग्लूकोज के अमाउंट को डिक्रीज़ करता है। एक ऐसा एंजाइम, एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन, जो कि बॉडी के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके मेंटेन करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन के फॉर्म में लिवर में स्टोर कर देता है। अब क्या हुआ कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हुआ तो बॉडी ने उसे डिक्रीज़ करने की कोशिश की, ठीक है। वो इंक्रीज़ हुआ, बॉडी ने उसे डिक्रीज़ करने की कोशिश की। इस तरह के मैकेनिज्म को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या निगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब दूसरा हमारे पास एग्जांपल आ जाता है, दूसरा हमारे पास टाइप आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या है कि when there is a change in the internal body system and it is further increased by the process, it is called the positive feedback system। अब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई चेंज आए
और बॉडी उसके साथ मिलकर और चेंज प्रोड्यूस कर दे, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल देख लें, अब हमारे बुक में जो एग्जांपल थी उसको मैंने थोड़ा रिमूव कर दिया और मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी है कि जब मदर लेबर के वक्त में होती है, ठीक है, सब जो ब्रेन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करती है, जो बच्चा है उसके अंदर अब वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। यूटीरस में जो होती है, अब जो ये मदर का यूटीरस है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, ठीक है। अब स्टिमुलस यूटीरस कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और वो अब थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन हुई। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या था, कॉन्ट्रैक्शन घटनी चाहिए थी, नहीं, पर बॉडी ने क्या किया, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दी, ठीक है। अब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई तो बेबी पुश आउट हो गया बाहर, सो ठीक है, इस तरह से बेबी बाहर निकल गया। अब ये था पॉजिटिव। अब क्या हो कि ब्रेन ने थोड़ी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ की थी, पर उसके बाद जब ब्रेन को पता चला मैंने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ की है, तो उसके बाद उसने और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ की। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज दी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें थोड़ा बढ़ जाए तो उसके बाद और ब्रेन उस पर वर्क करे कि उसमें और चेंजेस आ जाएं, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। पर एक बात सुने कि पॉजिटिव फीडबैक जो है सिस्टम जो है वो हर बार फ़ायदेमंद नहीं होता, वो कहीं एक बार नुकसानकार भी होता है, ठीक है। तो आपको इस बात का थोड़ा ख्याल रखना होगा कि जब आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी को जो मेंटेन करता है मैकेनिज्म वो कौन सा है, वो निगेटिव फीडबैक है। तकरीबन जो हमारे बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए हो रहे हैं। और जो कुछ प्रोसेसेस हैं जिनमें ये फ़ायदेमंद है, मगर कई एक प्रोसेसेस हैं जो जिनमें ये नुकसानकार है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। करने वाले हैं सेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द बॉडी इज़ नोन एज द ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। सो आगे चल के हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लें, जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ऑस्मोसिस, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल एटसेट्रा जो भी हैं, वो मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इनका, कि आपको आगे ऑस्मोसिस या ऑस्मो रेगुलेशन समझने में थोड़ी आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स देखें कि अब क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हों, ठीक है, यानी डिज़ोल्व होने वाले ज़्यादा हों, और जो सॉल्वेंट हो मींस या आपको उसको वाटर भी बोल सकते हैं, वो कम हो, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो और वाटर जो हो वो ज़्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट, ठीक है। आपको पता होगा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है। सो सॉल्यूशन के दो किस्म हैं, एक कंसंट्रेटेड, दूसरा डाइल्यूट, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तब हम इनको हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। थोड़ा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे कि देखें क्या होता है कि यहाँ हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बीकर सपोज कर लें, ठीक है। इस बीकर में यहाँ पे ये हमारे पास बीकर ए, ये हमारे पास बीकर बी, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरे डार्क सर्कल्स आप देख रहे हैं ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आप हॉलो सर्कल्स देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा गौर करें कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूट जो हैं, ठीक है, ये जो सॉल्यूट हैं ये ज़्यादा हैं, यहाँ पे सॉल्यूट जो हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट के। यहाँ पे हमारे पास वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट कम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स कम बनाए और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। सो इस वजह से यहाँ पे वाटर जो है वो कम है और सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट कम।
और इसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तब हम इनको डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नहीं बोलेंगे। इस डाइल्यूट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा हाइपोटोनिक, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इस कंसनट्रेटेड के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो होगा हाइपरटोनिक, ठीक है। सो एज पर डेफिनेशन हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि क्या है कि जो हाइपोटोनिक है अ सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि वो सॉल्यूशन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो हो मगर उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो वो कम हो, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बताई। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन हैविंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि उसकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होंगे और उसका जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, उसको हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और उसके आगे आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक किस चीज़ को बोलते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक सॉल्यूशन है, ये देख लें, थोड़ा गौर कर लें। हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल ये 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 6 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के, ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। सो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए जानना लाजमी है कि आपको ऑस्मो रेगुलेशन में एक अच्छा ग्रिप हासिल हो जाए, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या है, ये एक मेन टॉपिक है, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये प्रैक्टिस से आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सो ऑस्मोसिस क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक वो प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो मूव करता है अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूट है, ठीक है, मैंने ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन है वो पूरी नहीं पढ़ी, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ये बात याद रखें, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक वहाँ के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप थोड़ा यहाँ पे गौर कर लें, क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर ज़्यादा सॉल्यूट कम है, ठीक है। वाटर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, और यहाँ पे वाटर कम और सॉल्यूट ज़्यादा। अब ऑस्मोसिस क्या है? सॉल्वेंट का, किसका? सॉल्वेंट का हायर रीजन टू लोअर रीजन फ्लो करना, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा और यहाँ पे सॉल्वेंट कम। अब वाटर जो है वो फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ तक? वो फ्लो करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिलाएं, एक हो हाइपोटोनिक और दूसरा हो हाइपरटोनिक, तो पानी जो है वो हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज दी ऑस्मोसिस, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में क्यों है, ये आपको बताना होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में क्यों है। क्योंकि जो सॉल्यूट्स हैं वो ट्रांसफ़र ना हो मगर सिर्फ सॉल्वेंट की एक्सचेंज हो, इस वजह से हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में डालते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में लाजिम है, ठीक है। अब देखें, या ये पानी तब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, ठीक है। अब थोड़ा इसको डिफ़िकल्ट कर देते हैं, थोड़ी इसको डिफ़िकल्ट बातचीत में लाते हैं। अब थोड़ा आप सपोज़ कर लें, यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो है 70% और जहाँ हमारे पास सॉल्यूट जो है वो है 30%। अब यहाँ पे आप इसका इन्वर्स कर लें, वाटर जो हमारे पास यहाँ पे है वो है 30% क्योंकि वाटर कम है, और सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा, वो है 70%, ठीक है। अभी ये मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी मगर एट दी एंड आप कंक्लूड अच्छा कर लेंगे, ठीक है। सो देखें कि क्या हो रहा है कि अब हम इन दोनों की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं कि कौन कितना गाढ़ा है। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे है 30, ठीक है, इस बार डाइल्यूट वाले सॉल्यूशन पे, हाइपोटोनिक वाले पे,
और जो हमारा वाटर है सो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। अगर आप इसका जो सम निकालेंगे, आप इसका डिवीजन निकालेंगे, आपको ऐड कर आपको तकरीबन पॉइंट्स में जवाब मिलेगा। ठीक है, 0.3 फॉर एग्जांपल कोई भी मैं आपको नंबर पॉइंट्स में आपको जवाब मिलेगा। अगर आप यहाँ का कंसंट्रेशन निकालें तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा, ठीक है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, यहाँ पे होगा 70/30 मीन्स 2.5 और समथिंग में के अराउंड होगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब देखें मोर कंसंट्रेशन किसकी है, इसकी कंसंट्रेशन है या इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसकी। ठीक है, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड और ये कम कंसंट्रेटेड, मगर पानी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए कि एक हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अब पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पानी हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ फ्लो करेगा ड्यू टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके बाद हम थोड़ी इस स्टोरी में थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं, क्योंकि ये जो थी सिंपल बातें थी। अब थोड़ा हम इसको थोड़ा टिपिकल कर देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये कुछ टर्म्स जो हैं वो होंगे थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या चीज़ है। ठीक है, अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल जो है वो हमारे पास है कि द वाटर पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है। द वाटर पोटेंशियल क्वांटिफाइज द टेंडेंसी। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। वाटर पोटेंशियल क्वांटिफाइज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू एन अदर एरिया। अब देखें, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन दी सॉल्यूशन वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है इन सॉल्यूशन। ठीक है, अभी क्या है, प्योर वाटर में ये मोशन में होते हैं, कहीं यहाँ मूव करते हैं, कभी यहाँ मूव करते हैं, कभी यहाँ मूव करते हैं। अब ये कंटिन्यूस मोशन में। ठीक है, अब इनके पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, जो इन्हें डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवा रही है। अब वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, जिसमें वाटर जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में घूम रहे होते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो है 0। ठीक है, अब देखें, अब जो भी इससे वैल्यू कम होगी वो निगेटिव में होगी। आपको इस बात का थोड़ा ख्याल रखना होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको इस लेवल पे थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, आप मेरे ख्याल से डेफिनेशन वाटर पोटेंशियल की समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ा हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें ये जो डार्क सर्कल्स में बना रहा हूँ ये है सॉल्यूट, और ये जो हमारे पास होलो सर्कल्स हैं वो है सॉल्वेंट मींस वाटर। ठीक है, अब ये मैंने दूसरा बीकर बना दिया क्योंकि कंपैरिजन लाजमी है। अब देखें, ये सॉल्यूट, ये भी सॉल्यूट और ये भी सॉल्यूट। ठीक है, और ये हमारे पास हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिया। अब देखिए क्या हो रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव फ्रीली इज़ नोन एज दी वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की वो एनर्जी जो इसे फ्रीली मूव होने में मदद कर रही है। अब देखें, जब हम इसमें सॉल्यूट डाल देते हैं तब क्या होता है, तब ये वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, तब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब सॉल्यूट इस वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसने कई एक वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब उसने अट्रैक्ट करते करते कईयों को अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये अब मूव नहीं कर सकेंगे, मींस जो वाटर पोटेंशियल है वो निगेटिव में चली जाएगी। आप समझ रहे हैं कि 0 थी मैक्सिमम, अब ये वाटर पोटेंशियल है वो निगेटिव में चली जाएगी। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं इसकी ये -10 और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर कर लें कि यहाँ पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, उन्होंने तकरीबन सारों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ दो बचे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब यहाँ का जो सॉलिड पोटेंशियल होगा वो यहाँ से कम होगा। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज कर देते हैं -20। ठीक है, माइनस में जो ज़्यादा होता है उसका मतलब कम होता है। ठीक है, -10 जो है वो ज़्यादा है और -20 जो है वो कम है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तो आती होगी। सो अब देखें, वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ की किस तरफ करेगा। वाटर जो है वो किस तरफ फ्लो करेगा, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, यहाँ पे
दो मॉलिक्यूल्स, सॉरी हाँ, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। अब जिस डायरेक्शन में, जिस बीकर में ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल फ्री होंगे वो वहाँ से मूव करेगा कम मॉलिक्यूल्स की तरफ। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फ्री हैं तो वो ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, वो इस तरफ मूवमेंट करेंगे। ठीक है, आपको ये बात समझनी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल जो है, ठीक है, सॉरी वाटर जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब मैं लास्ट में इस पूरी चीज़ें समराइज़ करूँगा, इंशाल्लाह आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मींस वाटर जो है वो कम से वो ज़्यादा से कम की तरफ, मींस वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से वो कम की तरफ मुतवज्जा होता है, वहाँ से वो कम की तरफ फ़्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ लें। ठीक है, अब ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दूसरी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो कि सॉल्यूट पोटेंशियल। अब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ये भी एक मेन चीज़ है जो आपको समझना लाजिम है। अब देखें सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है कि टेंडेंसी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट अ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज दी ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल। वो टेंडेंसी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करे उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हमने ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए और ये कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बना लिए, सॉल्यूट के हिस्से बना लिए। ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बना लिए हमने। अब क्या कर रहा है कि ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, मींस अब यहाँ क्या हो रहा है कि अब एज़ कम्पेयर टू हम एक दूसरा भी बीकर बना देते हैं। ठीक है, उसमें भी हम यही प्रोसेस दोहराते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरह से। अब देखें यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारे जो है वो अट्रैक्ट हो चुके हैं बाय द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अब ये उनको मूव नहीं होने दे रहा, यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब क्या होता है कि वाटर जो है वो लो सॉल्यूट पोटेंशियल से, क्या लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ, ये बात आपको याद रखनी है, लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल लो सॉल्यूट पोटेंशियल पे फ्री हैं। याद रखें ये वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आपको याद रखना होगा कि लो सॉल्यूट पोटेंशियल से हाई सॉल्यूट पोटेंशियल की तरफ वाटर जो है वो जाता है। ये बातें आपको याद रखनी होगी, कुछ बेसिक्स बातें हैं जो मैं आपको अभी कंक्लूजन करवाऊँगा इन बातों का। ठीक है, अब आप थोड़ा इसको समराइज़ कर लें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ दो बीकर्स थे। ठीक है, ये हमारे पास दो बीकर्स हैं, इनके बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप मुझे बताएंगे कि वाटर का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आप थोड़ा यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ भी हमने वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए और यहाँ पे भी हमने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बना लिए। ठीक है, अब हम बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिस वाटर मॉलिक्यूल, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा हो, ठीक है, सॉल्यूट कम हो और वाटर ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, मेरी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आने वाली होंगी, बस यहाँ पे आप बने रहिए। ठीक है, अब जो वाटर सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा और वाटर कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, हमने ये पढ़ा पानी जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ बढ़ता है, क्यों, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ solvent means water from its higher concentration to its lower concentration is known as the osmosis। अब देखें ये हमने ये चीज़ पढ़ ली। अब दूसरी बात आ गई वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो उनको मूव करवाती है। अगर हमने यहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिए तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
अब यहाँ पे 4 वाटर के मालिक्यूल्स फ्री हैं, मींस यहाँ की वाटर मालिक्यूल एनर्जी जो है वो एज़ कम्पेयर टू इसके ज़्यादा है, ठीक है, -10 है और ये -20 है, मींस ये ज़्यादा कम है, ठीक है। यहाँ के तकरीबन सारे मालिक्यूल्स हैं सिवाय 1-2 के, वो जो बचे हुए हैं, बाकी सब जो अट्रैक्ट लगे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ की जो वाटर मालिक्यूल है या यहाँ की जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है और यहाँ का वाटर पोटेंशियल जो है वो है ज़्यादा, ठीक है। अब वाटर हमेशा मूव करेगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अब देखें, अब दूसरी सी बात आ जाती है वो कि है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉलिड पोटेंशियल क्या है कि एक सॉल्यूट की एनर्जी कि वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। अब इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कम मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, 4 जो हैं वो फ्री हैं, ठीक है, 4-5 जो है फ्री हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसने अट्रैक्ट किए हैं कि यहाँ पे उसकी सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो कम है और यहाँ पे इसकी सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको यहाँ तीसरा भी पॉइंट बन जाएगा कि वाटर मूव्स फ्रॉम लो सॉल्यूट पोटेंशियल टू हाई सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। और चौथी बात आपके पास आ जाएगी कि यहाँ की कंसंट्रेशन जो है वो है कम और यहाँ की कंसंट्रेशन वो है ज़्यादा। वाटर हमेशा लो कंसंट्रेशन मींस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये बेसिक्स थे जो आपको अगर अंडरस्टैंड हो गए तो इंशाल्लाह आपकी जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ चुकी है तो इंशाल्लाह आप ऑस्मो रेगुलेशन एंड प्लांट के टॉपिक को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो थोड़ा रिवाइज कर देते हैं कि हमने 3 पॉइंट्स मेन डिस्कस किए थे, चौथा हमने एक्स्ट्रा किया था। जो हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए थे वो ये थे कि वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस। वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्री होते हैं हाई वाटर पोटेंशियल में और लो वाटर पोटेंशियल में कम वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं। और तीसरी बात, वाटर मूव्स फ्रॉम लो सॉलिड पोटेंशियल टू हाई सॉलिड पोटेंशियल। वाटर मूव करता है लो सॉलिड पोटेंशियल से। लो सॉलिड पोटेंशियल में क्या होता है कि कम से कम सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं लो सॉलिड पोटेंशियल पर और कम से कम मॉलिक्यूल फ्री होते हैं हाई सॉलिड पोटेंशियल पर। सो दैट्स वाई लो सॉल्यूट से वाटर ट्रेवल करता है हाई सॉलिड पोटेंशियल की तरफ। अब देखें, ये चीज़ें हमें आगे चल के थोड़ी यूज़ में आएंगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इनका। सो ऑस्मो रेगुलेशन एंड प्लांट को हम स्टडी करने वाले हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द होम्योस्टेसिस। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का। इट इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सॉल्यूट कंटेंट ऑफ द सेल्स। अब देखें क्या है कि मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी शुरू में ही कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है जो वो वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को कहा जाता है। सेल के अंदर वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस जो बरकरार रहे उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करें ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब वाटर रिलेशन ऑफ सेल। वाटर रिलेशन ऑफ सेल क्या है? वाटर एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल सॉल्वेंट, ठीक है। आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी में 70 to 90% वाटर मौजूद है, ठीक है। क्यों? अब वो बायोलॉजिकल सॉल्वेंट है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे वाटर की टर्मिनोलॉजी में और इस वजह से मैंने आपको समझाया भी वाटर के हिसाब से ये इट टेक्स पार्ट इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। इट मूव्स इन एंड आउट ऑफ सेल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड दी ऑस्मोसिस। जो वाटर है वो सेल के अंदर आता है या बाहर जाता है एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, जो हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में पढ़ के आए हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच दिस सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको याद रखना है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। किसकी लोअर कंसंट्रेशन, किसकी हायर कंसंट्रेशन? सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से उसकी सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन तक। अब किसके ज़रिए? थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखें, अब बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन बॉडी। अब क्या होता है कि अब हम ऑस्मो रेगुलेशन और बैलेंसिंग जो पढ़ेंगे, मैं दोनों सेल्स को साथ लेके चलूँगा। मैं एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कंसंट्रेशन का हिसाब लेके चलूँगा। सो ठीक है। सो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हेन अ सेल इज़ प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन,
when a cell is placed in the hypotonic solution the less negative water potential than the cell shape। मैंने आपको कहा था कि अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। अब हाइपोटोनिक मतलब क्या है? अब जब हाइपोटोनिक लफ्ज़ आ गया तो देखें, हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि वाटर जो हमारे पास होगा वो होगा ज़्यादा, सॉल्यूट जो होंगे वो होंगे कम। ठीक है, अब जब हम सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, अब थोड़ा देखें, ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हम इसमें उसको रखते हैं और क्या, अब हाइपोटोनिक को हम और क्या बोल सकते हैं? लेस निगेटिव वाटर पोटेंशियल। अब देखें, मैंने कहा कि वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू होती है ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ज़ीरो है, तो फॉर एग्जांपल हमने जो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा उसकी वैल्यू हमने लेस निगेटिव ले ली, कम निगेटिव ले ली, और अंदर का जो इसका सॉल्यूशन है सेल का वो हमने ले लिया ज़्यादा निगेटिव, मींस -20 फॉर एग्जांपल हमने ले लिया। ठीक है, ये सेल है और ये भी प्लांट, ये हमने प्लांट सेल कंसीडर कर लिया और ये हमने एनिमल सेल। मैंने कहा मैं दोनों सेल्स की कंडीशन साथ लेके चलूँगा। अब देखिए क्या होता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर ज़्यादा वाटर पोटेंशियल है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो होगा हाइपोटोनिक। ठीक है, अब सेल के अंदर की बात करते हैं। अब सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो, अब यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, देखें यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा और वाटर कम। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि वाटर जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है। सो आप देख रहे हैं कि एरो जो है वो अंदर जा रहा है सेल के। अब सेल के अंदर पानी जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि वाटर जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ, ठीक है, हाइपो से हाइपर की तरफ मूव हो रहा है। अब क्या है कि अब दो कंडीशंस आ गए, एक है एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल। अब पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। जब ये हाइपो से हाइपर की तरफ पानी जाता है तो प्लांट सेल जो है एक लिमिट के बाद इस पानी को रेजिस्ट कर देता है, उसके अंदर आने को रेजिस्ट कर देता है। अब पानी को रोक देता है कि अब आप अंदर ना आओ, अब पानी अंदर नहीं आता। ठीक है, उसके तब क्या होता है कि सेल जो है वो टर्जिड बन जाता है। टर्जिड मीन्स सख्त हो जाता है। अब ना ही उसमें पानी आ सकता है ना ही उससे पानी जा सकता है। ठीक है, और ये उसको टर्जिड करता कौन है? उसको टर्जिड करता है उसकी जो सेल वाल है, ये उसकी सेल वाल एक इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करती है। इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करती है जो कि पानी को और अंदर आने नहीं देती। ठीक है, सो प्लांट सेल जो है वो टर्जिड बन जाता है अगर ज़्यादा पानी उसके अंदर आ जाए। सो अब एनिमल सेल के पास तो कोई सेल वाल है नहीं, तो एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखें, अगर एनिमल सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ जाए तो एनिमल सेल जो है वो ज़्यादा पानी के अंदर आने से बर्स्ट हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे जो कि है हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक में क्या होता है, देखें हाइपरटोनिक में अब जाहिर सी बात है, यहाँ से आप थोड़ा पढ़ लें कि व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल देन दी सेल शेप। सेल शेप बोलते हैं सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सेल है अब हमने प्लेस किया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये हमारे पास है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल, मीन्स यहाँ पे निगेटिव वाटर पोटेंशियल ज़्यादा और अंदर निगेटिव वाटर पोटेंशियल कम। अब देखें इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली -10 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूट कम होंगे। ठीक है, पानी ज़्यादा और सॉल्यूट कम, थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे पानी कम और सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, ये उसके उल्टा। अब जहाँ पे पानी कम और सॉल्यूट ज़्यादा उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जो इसके अंदर की इन्वायरमेंट है वो बन गई हाइपोटोनिक। अब हमें पता है कि पानी हाइपो से हाइपर की तरफ, ठीक है, अब क्या है कि पानी हाइपो से हाइपर की तरफ मूव होता है।
अब क्या होगा कि पानी जो है वो सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्या, अब पानी जो है वो सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। क्या, वो श्रिंक होके फ्लैसिड बन जाएगा। ठीक है, वो फ्लैसिड मीन्स वो एक आप बोल सकते हैं कि वो श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल सुकड़ जाता है सेल। ठीक है, उससे पानी निकल जाता है। सो इस कंडीशन में जो है एनिमल डिहाइड्रेट होकर मर भी सकता है। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशन जो है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों ख़तरनाक कंडीशंस हैं। सो इनसे बचने के लिए क्या होता है कि एनिमल जो है वो अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक रखता है। ठीक है, प्लांट जो है वो तो टर्जिड बन जाता है और उसके लिए कोई बात नहीं, वो क्योंकि उसकी सेल वाल जो है वो अटैच भी है। ठीक है, अब मैं दूसरा प्रोसेस भी आपको बताऊंगा आगे चल के। सो एनिमल क्या करता है कि वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। मींस उसके यहाँ सॉल्यूट जो हैं वो बराबर हैं, यहाँ भी सॉल्यूट बराबर हैं अंदर के सॉल्यूट्स के, और वहाँ भी वाटर बराबर है। अंदर का वाटर बराबर है बाहर के सॉल्यूट के, बाहर के सॉल्यूट बराबर हैं, सॉरी, अंदर का वाटर बराबर है बाहर के वाटर के, और बाहर का वाटर बराबर है अंदर के वाटर के। ठीक है, सो इस तरह से जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो मेंटेन रहता है। सो एनिमल अपनी ज़िंदगी के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है अपने ब्लड में या अपने सिस्टम में क्रिएट करता है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी समझनी होगी। अब आती है दूसरी बात कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। अब जब सेल हाइपरटोनिक सिचुएशन में आ जाता है, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ। जब सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाता है, अब देख लें, पहले तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, जब सेल जो है प्लांट सेल, ये मेनली प्लांट सेल में होती है, जब सेल को हम हाइपरटोनिक में रखते हैं तो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि पानी जब बाहर निकल रहा है तो ये आप देख रहे हैं, ये है सेल वॉल इसकी, जो मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये है सेल वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, ये जो है ये जो बाहर मैंने आउटलाइन किया ये है सेल वॉल। अब इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एक दरार आ गई, इसकी सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुदा हो गई। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जिससे पानी खारिज हो जाए और साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से जुदा हो जाए, या आप बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से जुदा हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब हम थोड़ा इसको पढ़ते हैं कि व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज द वाटर पोटेंशियल ऑफ आउटर एनवायरनमेंट इज लेस नेगेटिव देन दी सेल सेप यानी अंदर का एनवायरनमेंट, देन दी वाटर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, पानी जो है वो अंदर से बाहर वो बाहर से अंदर मूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये क्या है कि एंडोऑस्मोसिस हो रही है, पानी अंदर जा रहा है। एंडो मीन्स आउटसाइड और इनसाइड। एज अ रिजल्ट सेल स्वेल्स एंड बिकम्स टर्जिड, फर्दर अलोइंग ऑफ सेल इन दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डज नॉट कॉज इट टू बर्स्ट। अब ये बात किसकी हो रही है? प्लांट सेल की। प्लांट सेल को बर्स्ट नहीं होने देती, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ जाता है अंदर, बिकॉज द सेल डेवलप्स अ टेंशन कॉजिंग एन इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू विच द मूवमेंट ऑफ एक्सेसिव वाटर इज रेजिस्टेड। ठीक है, वो सेल वाल क्या करती है? एक इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाती है जो कि पानी को और अंदर आने नहीं देता, और पानी रेजिस्ट हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। बट इन द एनिमल सेल ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अप्लाई अ प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखें एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है, वो कोई भी प्रेशर पोटेंशियल अप्लाई नहीं करती। सो द एनिमल सेल बर्स्ट। ठीक है, फिर एनिमल सेल क्या हो जाता है? ब्रस्ट हो जाता है और फट जाता है। दैट्स वाई द टिश्यू फ्लूइड ऑफ द एनिमल, उसकी वजह से जो एनिमल का टिश्यू फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है सेम वाटर पोटेंशियल पर। ठीक है, सेम वाटर पोटेंशियल मीन्स सॉल्यूशंस की और सॉल्यूट की और वाटर की जो मिकदार है वो सेम रहेगी, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन में रहता है। ठीक है, जब सेल हम हाइपरटोनिक सिचुएशन में प्लेस कर दें, मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल आ जाए, मैंने आपको बताया कैसे मोर निगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देन दी सेल शेप, अब सेल शेप से ज़्यादा हाइपरटोनिक हो, outer environment have more negative water potential than the cell shape, then the exoosmosis occur। अब एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है? एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है कि पानी का बाहर निकलना, जो मैंने आपको बताया। वाटर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये बात आपको याद रखनी है।
इनसाइड टू आउटसाइड एक्सोस्मोसिस में, आउटसाइड टू इनसाइड एंडोऑस्मोसिस में। ये आपको बात याद रखनी होगी। और उसके बाद क्या होता है कि then the cell become flaccid, ठीक है, वो श्रिंक हो जाते हैं। सो द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल श्रिंक्स फ्रॉम द सेल वॉल, इट इज़ कॉल्ड द प्लास्मोलाइसिस। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए सेल वॉल या साइटोप्लाज्म आप बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल वगैरह साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन वगैरह सेल वॉल से दूर हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और ऐसे सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और दूसरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल को हम किसी मेंटेन्ड वाटर पोटेंशियल और सॉलिड पोटेंशियल सॉल्यूशन में रखते हैं, वहाँ पे देयर इज़ अ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, वहाँ पे कोई वाटर मूवमेंट नहीं होगी। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है हमारे आरबीसीज और प्लाज्मा, ठीक है। हमारे प्लाज्मा और आरबीसीज में जो सॉल्यूशन दोनों की है वो है आइसोटोनिक। ना ही आरबीसी से ज़्यादा पानी बाहर निकलता है, ना प्लाज्मा से ज़्यादा पानी अंदर आता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी मौजूद है उस जगह पे। इन डिफरेंट प्लेसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट, ठीक है। कई एक जगह दुनिया में है जहाँ पे वाटर का अमाउंट डिफरेंट है, और इन्हीं वाटर की डिफरेंट अमाउंट के बेसिस पर प्लांट्स की 4 टाइप्स है, ठीक है। जैसे सहरा में कम पानी है, हमारे यहाँ जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे कम पानी होता है, कुछ ऐसी ज़मीन है दलदली ज़मीन है यहाँ पे पानी होता है, साल्ट ज़्यादा होता है। ऐसी बेसिस पे 4 टाइप्स है प्लांट्स की। एक है हाइड्रोफाइट्स, दूसरे हेलोफाइट्स, तीसरे मेजोफाइट्स और चौथे ज़ेरोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइट्स का मतलब है प्लांट, ठीक है। हेलो का मतलब है साल्ट, ठीक है। फाइट्स का मतलब है प्लांट, जैसे आपने पढ़ा होगा हेलोजिन्स मीन्स साल्ट बनाने वाले। हेलोजिन्स या हेलोफाइट्स मीन्स दोज प्लांट्स विच लिव इन साल्टी प्लेसेस। उसके बाद आते हैं मीज़ोफाइट्स। मीज़ो का मतलब है मीडियम, ठीक है। वो प्लांट्स जो किसी मीडियम जगह पे, मॉडरेट जगह पे रहें, उन्हें बोलते हैं मीज़ोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरो का मीन्स मतलब है ड्राई, मीन्स वो प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में रहें, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोफाइट्स और उनके कैरेक्टर्स पर। अब हाइड्रोफाइट्स क्या है? हाइड्रोफाइट्स आर दी प्लांट्स फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक और स्ट्रीम्स। दे ग्रो इन वाटर, देयर कंप्लीट बॉडी इज़ फाउंड इन वाटर, और इन सम प्लांट लोअर पार्ट रिमेन्स इन वाटर एंड अपर पार्ट सच एज लीव आर दी अबव इन वाटर। अब देखिए हाइड्रोफाइट्स का मतलब ये है कि वो प्लांट्स जो पानी में रहते हो, ठीक है। अब प्लांट्स की हाइड्रोफाइट्स के बेसिस पे 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड, ठीक है, एक होते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड, और दूसरे होते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक है। अब कंप्लीटली सबमर्ज का मतलब क्या है कि वो प्लांट्स जो पूरे पानी में हो, और पार्शियली सबमर्ज का मतलब ये वो है कि जिनके लोअर पार्ट तो पानी में हों मगर उनके अपर पार्ट सच एज लीव जो हों वो पानी के अबव हों, उनको बोलते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स के 2 टाइप्स हैं। अब उनके कुछ कैरेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं कि उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है। देयर कैरेक्टर्स आर एज फॉलो। दे हैव सॉफ्ट बॉडी विदाउट क्यूटिकल। अब इनकी जो बॉडी होती है उस पर कोई क्यूटिकल लेयर नहीं होती। क्यूटिकल लेयर क्या है? क्यूटिकल जो है वो एक लिपिड्स की लेयर है, वो एक लिपिड की वैक्सी लेयर है जो ट्रांसपायरेशन नहीं होने देती, ठीक है, जो ट्रांसपायरेशन को रेजिस्ट करती है। मीन्स वो पानी को वेपर्स की सूरत में खारिज होने नहीं देती, ठीक है। अब क्या है कि इनकी बॉडी पर क्यूटिकल लेयर नहीं है, ये बात आप याद रख लें। इनकी बॉडी पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर लिली की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे पौधा बना हुआ है हमारा, ये फ्लावर बना हुआ है फॉर एग्जांपल। अब क्या है कि यहाँ पे जो इसकी ये जो इसका लीफ है उसके ऊपर क्यूटिकल नहीं है ताकि आसानी से ज़्यादा पानी खारिज हो जाए, ठीक है। अब देखें इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी में है और उसका जो लीफ है वो अबव दी वाटर है। उसका मतलब ये कि ये जो वाटर लिली है वो पार्शियली सबमर्ज्ड है, ठीक है। अब उसकी दूसरी पॉइंट देखते हैं।
रूट्स आर ईदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, द होल बॉडी में परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। या तो इनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, या तो इनके अंदर रूट्स होती नहीं है, या तो इनकी बॉडी जो है, ठीक है, रूट्स या तो होती होंगी तो भी वो पुअरली डेवलप्ड होंगी, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, क्योंकि इनकी सारी बॉडी वाटर में पड़ी है तो पूरी बॉडी जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर देती है, या तो इनमें रूट्स होती नहीं है। ठीक है, या तो होती होंगी तो बिल्कुल कमज़ोर रूट्स होती हैं। अब आते तीसरी पॉइंट पे, इन पार्शियली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स द लीव्स विच आर above the water contains stomata in the upper surface which take part in the transpiration। अब देखें, मैंने कहा कि क्यूटिकल लेयर नहीं होती इनके ऊपर। अब क्या है कि जब पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं, जैसे कि वाटर लिली मैंने आपको बोला कि अब देखें इनका जो लेयर है उसके, इनका जो क्यूटिकल है उसके इनका जो लीफ है उसके अपर लेयर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा और बड़े से बड़े स्टोमेटा होते हैं। यह बात याद रखें, स्टोमेटा क्या है, वो ओपनिंग्स हैं, वो पोर्स हैं जहाँ से वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन की सूरत में खारिज होता है, वाटर जो है ट्रांसपायरेशन की सूरत में, वेपर्स की सूरत में खारिज होता है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब क्या है कि अपर सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा है, नीचे वाले सरफेस पे स्टोमेटा कम है। क्यों कम है? अब इसकी एक वजह है, क्योंकि जब सनलाइट जो है इन स्टोमेटा पे पड़ेगी, जाहिर सी बात है कूलिंग इफ़ेक्ट काज होगा, और इसके नतीजे में पानी जो है यहाँ से वो निकलेगा इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो इस वजह से इनके जो लीव्स होते हैं उन पर जो उनके जो लीव्स होते हैं उन पर जो स्टोमेटा होते हैं अपर साइड पे वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है वो ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं चौथी पॉइंट की तरफ कि द हाइड्रोफाइट्स विच आर इन वाटर कंटेन हाइडाथोर्स ओपनिंग विदाउट गार्ड सेल्स। अब देखें, ये जो हमारे स्टोमेटा होते हैं, अब थोड़ा देख लें आप, हमारे जो स्टोमेटा होते हैं, ये जो हमारे पोर्स हैं इनको बोलते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के देख सकते हैं कि ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, ये गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा को खोलते और बंद करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास हाइडाथोर्स होते हैं वो लीफ पे एक कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जिनका कोई भी ओपनिंग पॉइंट या वो किसी की तरगर प्रेशर से ओपन या क्लोज नहीं होते। ठीक है, ऐसे पोर्स को हम बोलते हैं हाइडाथोर्स। कभी आपने ऐसे देखा होगा कि जो पत्ता होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी टिप पर हमने पानी की बूंदों को ऐसे गिरते देखा होगा। ठीक है, अब ये आसमान से बूंदें नहीं गिरती हैं, ये यहाँ लीफ पे कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में गिरता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गुटेशन। ठीक है, अब हाइड्रोफाइट्स में ये प्रोसेस कॉमन है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को खारिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे पानी में पड़े, और अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो इनके सेल टर्जिड बन जाएंगे, और ज़्यादा टर्जिडी जो है वो उनके सेल को बस्ट भी कर सकती है। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एक्सक्रीट करते हैं अपने जिस्म से। सो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा। और इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हाइड्रोला, लोटस, वाटर लिली वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्लांट्स पर। दूसरे टाइप ऑफ प्लांट्स क्या हैं? वो हैं हैलोफाइट्स। अब ये थोड़ी एक बेसिक ये थोड़ी टिपिकल प्लांट्स हैं। अब इनमें क्या होता है कि हैलोफाइट्स, मैंने कहा कि हैलो का मतलब कि ये है कि वो प्लांट्स जो साल्टी एरिया में रहें, मार्शी एरिया, दलदल वाले एरिया में रहें, जहाँ पे साल्ट ज़्यादा हो और पानी कम हो, आर नोन एज दी हैलोफाइट्स। इन सच कंडीशन सॉइल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो सॉइल होती है वो पूरे पानी से भरी तो होती है, एंड द ऑक्सीजन डिसअपियर्स, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, एज वेल एज अमाउंट ऑफ साल्ट इज़ इन एक्सेस। द कैरेक्टर्स ऑफ हैलोफाइट्स आर एज फॉलो। अब देखें क्या होता है कि हैलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो ऐसे मार्शी एरियाज़ में वगैरह वगैरह में रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनग्रूव्स। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं मैनग्रूव्स के। ठीक है, ऐसे दलदली एरिया में वो होते हैं। अब दलदली एरिया में क्या होता है इनको, अब देखें क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्री है मैनग्रूव का। अब ये एक मार्शी एरिया है जहाँ पे साल्ट ज़्यादा है। अब आम बात क्या होती है, जब वाटर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक पौधे को, एक मीज़ोफाइट को, एक आम
जो पौधा होता है उसको पानी कैसे गेन करना होता है, ये देखें, उसकी जो रूट्स होती हैं वो अंदर होती हैं, ठीक है। अब रूट्स उसके अंदर हैं। अब रूट्स में क्या सिस्टम है कि जो जो प्लांट की जो बॉडी है, इस प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर का जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर का जो सिस्टम है वो है हाइपरटोनिक। वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा और वाटर कम है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट कम और वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा और वाटर कम है, मींस प्लांट के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हाइपरटोनिक है। और बाहर जो सिस्टम है, बाहर जो रूट्स के अंदर, जो रूट्स के जो बिलो है, ठीक है, रूट्स में भी हाइपरटोनिक है। अब रूट्स जिस पानी की तलाश में जाती हैं वहाँ पे साल्ट कम है मगर पानी ज़्यादा है, मींस यहाँ पे हाइपोटोनिक सिचुएशन है। अब पानी हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, मींस पानी जो है वो प्लांट के अंदर जाएगा। ये हो गई एक आम कंडीशन, ठीक है। ये है एक मीज़ोफाइट की कंडीशन, जो मॉडरेट एरिया में रहते हैं वो पानी ऐसे हासिल करते हैं। अब यहाँ पे इनके लिए क्या हो जाता है, इनके लिए एक छोटी सी दुश्वारी पेश ये आती है कि अब देखें, ये रहते हैं मार्शी एरियाज़ में। यहाँ मार्शी एरियाज़ में क्या होता है कि थोड़ा अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे जो दलदली ज़मीन है, ठीक है, ये ज़्यादा साल्ट कंज्यूम करती है, मींस वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है, ठीक है। पानी है सही मगर पानी कम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट, ठीक है। साल्ट ज़्यादा है, मींस बाहर का जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है वो है हाइपरटोनिक, और जो प्लांट के अंदर का जो 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 माहौल है वो है हाइपोटोनिक एज़ कम्पेयर टू हाइपरटोनिक आउटर सिचुएशन, ठीक है। अब क्या होता है, जाहिर सी बात है, पानी हाइपो से हाइपर की तरफ मूव होगा। इसका मतलब है कि पानी यहाँ से निकलेगा इस प्लांट से, ठीक है, पानी जो है इस प्लांट से निकलेगा। सो वाटर कैन बी डिहाइड्रेटेड, वाटर जो है वो डिहाइड्रेट हो सकता है। अब डिहाइड्रेट होगा तो मर जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये एक स्पेशल सिस्टम अपने अंदर में एक डेवलप करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा क्लियरली इसको बना देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा मीज़ोफाइट में हो गया था। अब देख लें, यहाँ पे मार्शी सॉइल है, यहाँ पे साल्ट जो है वो ज़्यादा, वाटर कम, और यहाँ पे साल्ट कम और वाटर ज़्यादा, ठीक है। ये मैं अंदरूनी इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। ये है हाइपोटोनिक और ये है हाइपरटोनिक। पानी जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। अब इस कंडीशन से बचने के लिए ये प्लांट कुछ एडाप्टेशंस करता है, ठीक है। ये प्लांट क्या करता है, ये अपनी रूट्स पर इसके कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब वो एक्टिवली इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, मींस वो एनर्जी लगाकर ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एक्टिवली ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और इनके अंदर जो है वो पानी आ जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी आते ही इनका जो माहौल होता है अंदर का वो बन जाता है हाइपरटोनिक एज़ कम्पेयर टू आउटर इन्वायरमेंट दैट विल बिकम दी हाइपोटोनिक, ठीक है। अब इनका जो माहौल अंदर वाला है वो बन गया हाइपरटोनिक, क्योंकि अब इन्होंने ज़्यादा साल्ट एब्जॉर्ब कर लिए और एज़ कम्पेयर टू उसका उनका वाटर भी कम हो गया। अब बाहर के मुकाबले में ये जो हैं वो हो गए हाइपरटोनिक और बाहर वाला इन्वायरमेंट हो गया हाइपोटोनिक, ठीक है। मींस वहाँ पे वाटर अब ज़्यादा हो गया और साल्ट कम हो गया एज़ कम्पेयर टू ट्री के अंदर, ठीक है। अब ट्री में ज़्यादा साल्ट आ चुके हैं, मार्शी सॉइल से भी ज़्यादा, क्योंकि उसने एक्टिवली इन चीज़ों को एब्जॉर्ब किया है। अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है पानी जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। ये ट्री जो है पानी एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये मैंग्रोव्स पानी जो है वो एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, अब क्या है कि ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट भी आ गया है, ठीक है। अब एक्सेसिव सॉल्ट जो आ गया है उससे जान कैसे छुड़ाएं, एक्सेसिव सॉल्ट इनके अंदर भी आ गया है। अब ये एक्सेसिव सॉल्ट से जान कैसे छुड़ाएं, ये मेन चीज़ है, क्योंकि साल्ट जो है वो इनकी नस्लें तबाह कर सकता है, साल्ट जो है वो इनको ख़त्म कर सकता है, ठीक है। अब एक्सेसिव साल्ट से जान कैसे छुड़ाते हैं, अब देखें, इनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, इनके जो लीव्स होते हैं वो उनके ऊपर एक स्पेशल प्रोसेस डेवलप होता है। तो समझ लें, उनके जो लीव्स होते हैं अब उनके ऊपर साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, ठीक है। क्या मौजूद होती है, साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, जो क्या करती हैं,
अब साल्ट ग्लैंड्स का काम क्या है कि जाइलम से, जहाँ पे इन्होंने साल्ट ज़्यादा इकट्ठी की थी, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये साल्ट ले आना। ठीक है, अब ये साल्ट आ गई। अब साल्ट के आने से क्या हो जाता है यहाँ पे कि अब देखें यहाँ से साल्ट जो है वो गुटेशन के प्रोसेस के ज़रिए निकल जाती हैं बाय दी पोर्स कॉल्ड दी हाइड्राथोड्स। ठीक है, इनमें भी जो है वो गुटेशन परफॉर्म होती है बाय दी पोर्स ऑन दी लीफ। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये पिछले हाइड्रोफाइट्स में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक दूसरा काम भी होता है। जब देखें ये जो हमारा लीफ है उसके ऊपर साल्ट का अमाउंट ज़्यादा है जो खारिज होने के लिए आया है, जो एक्सक्रीट होने के लिए आया है। ठीक है, अब साल्ट ज़्यादा है और पानी कम है लीफ के ऊपर, तो लीफ का जो इन्वायरमेंट बन गया वो कौन सा इन्वायरमेंट बन गया? वो बन गया हाइपरटोनिक एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहा है। ठीक है, अब देखें अब पानी हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करेगा, मींस जो वेपर्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे लीफ के अंदर। ठीक है, ये साल्ट दो तरह से हेल्प करता है। एक तो वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होकर पानी अंदर ट्रांसफ़र करता है, और वो ज़्यादा वाटर देने के लिए यहाँ पे ज़ाहिर सी बात सरफेस पे साल्ट आ गया। अब ये हाइपरटोनिक हो गया। अब हाइपो से जो ह्यूमिडिटी वाले एरिया होते हैं वहाँ से क्या होगा कि ह्यूमिडिटी जो है वो ये लीव्स एब्जॉर्ब करेंगे और ज़्यादा पानी देंगे इस प्लांट को। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने इन्हें एक अच्छा सिस्टम दिया है जिससे ये ज़िंदा रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रिजर्व भी करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं ये क्या क्या सिस्टम इनके अंदर है। ड्यू टू एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इन दी सॉइल, these plants produce some special roots in the air to absorb the oxygen. These are known as the superficial respiratory roots. अब देखिए इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि पानी तो ज़्यादा होता है मगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। अब ऑक्सीजन ये कैसे हासिल करते हैं? देखें ये एक रूट सिस्टम डेवलप करते हैं ज़मीन के ऊपर से। ठीक है, और ये रूट सिस्टम जो है यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो हवा से उठाते हैं जिससे ये अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सके। ठीक है, अब उनकी दूसरी एडॉप्टेशन कि अमाउंट ऑफ मिनरल इन सॉइल इज़ सो हाई सो द एक्सोऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर सॉइल में हाई है मींस अगर सॉइल जो है वो हाइपरटोनिक है और अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, सो एंडोऑस्मोसिस हो सकती है, मींस पानी लॉस हो सकता है। बट इन दीज प्लांट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स। इन प्लांट्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सो द वाटर डज नॉट मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, पानी बाहर नहीं जाता, इनसाइड से आउटसाइड नहीं जाता। सो रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। मैंने आपको प्रोसेस बताया कि क्या होता है कि वो एक्टिवली जो साल्ट अंदर लाते हैं, सो अपनी इन्वायरमेंट को तब्दील कर देते हैं बाहर की इन्वायरमेंट को वो हाइपो कर देते हैं और अंदर की इन्वायरमेंट को हाइपर कर देते हैं बाय दी एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करते हैं, इन दी लीव्स ऑफ प्लांट साल्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अगर एक्सेसिव वाटर या एक्सेसिव साल्ट आ जाता है तो गुटेशन के ज़रिए ये सिस्टम जो है साल्ट को रिमूव करते हैं। और सम हेलोफाइट्स एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी। मैंने कहा कि ह्यूमिडिटी को वो एब्जॉर्ब करते हैं बाय दी लीव्स ड्यू टू कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट इन लीव्स। मैंने कहा कि अगर लीफ के ऊपर साल्ट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अगर साल्ट हम यहाँ पे आ जाता है तब क्या होता है कि ज़्यादा साल्ट के आने से हाइपरटोनिक जो सिचुएशन है, ज़्यादा साल्ट के आने से जो हाइपरटोनिक सिचुएशन है वो साल्ट में क्रिएट हो जाती है, और एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट वो हाइपरटोनिक होता है और इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है। अब हाइपो से हाइपर की तरफ पानी जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो एब्जॉर्ब करता है लीफ। यहाँ पे जो होती है वो लीफ जो है वो ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करके पानी जो है स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्लांट्स आ जाते हैं मेसोफाइट्स। तीसरे प्लांट्स मेसोफाइट्स। अब मेसोफाइट्स क्या होते हैं? मेसोफाइट्स आर दी प्लांट्स which grow in soil which contains sufficient amount of water. Water is not in huge amount and soil are not also dry. These all plants are of the temperate region. ये वो प्लांट्स हैं जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं, मॉडरेट एरिया में रहते हैं, जहाँ पे ना पानी ज़्यादा है ना पानी कम है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, और वाटर जो है ना कि ज़्यादा अमाउंट में और ना ही सॉइल ज़्यादा ड्राई है। ठीक है, ना ही ज़्यादा
जो है मार्शी है, ना ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, और ना ही क्या ज़्यादा आलूदगी है वहाँ पे। सो हाँ, अगर ह्यूमिडिटी हो जाती है वो बात अलग है, ठीक है। देयर रूट्स आर वेल डेवलप्ड, इनकी जो रूट्स होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय लेयर नोन एज द क्यूटिकल, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसपायरेशन, वो उनकी ट्रांसपायरेशन नहीं होने देती। दे कंटेन स्टोमेटा फॉर एवापोरेशन ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, इनके लीव्स पर जो होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं ग्लूटेशन परफॉर्म करने के लिए या ट्रांसपायरेशन करने के लिए। सम मीजोफाइट्स ऑफ रेनी रीजन कंटेन हाइड्रोथोड्स ओपनिंग विदाउट सेल गार्ड्स, थ्रू द हाइड्रोथोड्स वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ग्लूटेशन। मैंने कहा कि स्टोमेटा के अलावा भी कुछ ऐसे पोर्स होते हैं जिन पर गार्ड सेल्स नहीं होते, वहाँ से उनको बोलते हैं हाइड्रोथोड्स, जो परफॉर्म करते हैं ग्लूटेशन, वाटर को रिमूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूटेशन। अब देखें इनकी एग्जांपल है मैंगो ट्रीज, रोज़ एटसेट्रा, ठीक है। अब ये हो गए मीज़ोफाइट्स और उनके कैरेक्टर्स। अब आते हैं ज़ेरोफाइट्स पर। ज़ेरोफाइट्स क्या हैं? वो प्लांट्स जो ड्राई सॉइल में या ड्राई सॉइल में रहते हैं, ठीक है, डिज़र्ट वगैरह हो गया, और स्टीपल्स या हिल्स ऐसी जगह पे या माउंटेन्स वगैरह पे उगते हैं, उनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट्स। अब इनके पास अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही कम होता है। द कैरेक्टर्स ऑफ ज़ेरोफाइट्स आर एज फॉलो। अब देखें इनका एक कैरेक्टर ये है कि ये इफेमरल प्लांट्स होते हैं। इफेमरल प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट जो अपनी जनरेशन सेव करने के लिए अपने आप को सीड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लांट है, मैं कंसीडर कर देता हूँ कि ये तो प्लांट होता है, मगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी डिज़र्ट प्लांट है, हम कंसीडर करते हैं किसी डिज़र्ट प्लांट को, ठीक है। अब ये ख़त्म हो रहा है, ये मर रहा है। अब क्या करेगा ये? अपनी जनरेशन बचाने के लिए अपने प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है, सेल का जो मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म, उसको बिल्कुल कंसनट्रेटेड एज से बना देता है, ठीक है। उसके ऊपर हार्ड कवरिंग्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ मीन्स वो एक सीड डेवलप कर देता है जो कि फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, जो कि फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होगा। वो अपना सीड बना के उस ज़मीन में गाड़ देता है, ठीक है। अब सीड तब तक ग्रो नहीं होगा जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशंस ना मिल जाए। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इफेमरल प्लांट्स। सम प्लांट्स डू नॉट फेस द ड्राई कंडीशन, दे पास दिस ड्राई कंडीशन in the form of seeds. Such plants are known as the ephemeral plants. During rainy season, the seeds germinate into new plants. मैंने कहा वो अपनी जनरेशन बचाने के लिए सीड्स में ट्रेन हो जाते हैं, और फेवरेबल कंडीशन हो जाती है जब वो फूट के सामने आते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनकी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर। Their roots are well developed. They go deep into the sea to absorb the water vertically. अब इनमें से कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, डिज़र्ट प्लांट्स, जो वर्टिकली उनकी रूट्स ज़्यादा होती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमने कोई एक प्लांट ड्रा कर लिया डिज़र्ट का, ठीक है। अब क्या होता है, इनकी रूट्स जो होती हैं आम तरीके से जो रूट्स होती है वो से हॉरिजॉन्टल होती हैं, पर इनकी रूट्स होती है वर्टिकली किस वजह से? कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को वो रीएब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल रूट्स बनाते हैं, ठीक है। अब सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस प्रोड्यूस रूट्स ऑन द सॉइल सरफेस और वेरी क्लोज टू सॉइल टू एब्जॉर्ब रेन वाटर वेरी रैपिडली। अब देखें कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह, वो अपने सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर या कि सरफेस के अगल बगल में, मीन्स ये फॉर एग्जांपल इसकी सिस्टम है, ये इसके नीचे या इसके करीब में ही रूट्स अपनी बना देते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ से इनकी रूट बन गई, ठीक है। अब क्या होता है, ये ऐसी रूट्स क्यों बनाते हैं कि जब पानी जो है, जब बारिश पड़ती है तो क्या होता है कि बारिश पड़ने से अगर पानी ऐसी रेतालू ज़मीन पर गिरेगा तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर ही अपनी रूट्स बना देते हैं। अगर पानी गिरे तो जल्दी से जल्दी इसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर हासिल कर लें। ये एक डिज़र्ट प्लांट है जिसको हम बोलते हैं कैक्टस, ठीक है। अब थोड़ा उनकी दूसरी कैरेक्टर्स पर नज़र डाल देते हैं कि इन सम प्लांट्स लीव्स एंड ब्रांच आर मॉडिफाइड इन स्पाइंस टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन एंड कंटिन्यूस द गैसेस एक्सचेंज। अब देखें क्या होता है कि ये हमारा लीफ है,
अब लीफ जो है वो दो फंक्शन परफॉर्म कर, ये कई फंक्शंस परफॉर्म करता है, मगर ट्रांसपायरेशन और गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज किस वजह से, कि वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ज़्यादा सरफेस बड़ा होता है लीफ का, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपायरेशन होती है। मीन्स अगर ज़्यादा वाटर है तो वो खारिज हो जाते हैं। अब क्या होता है, इन प्लांट्स को वाटर सेव करना है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीफ को ऐसे बंद कर देते हैं। जैसे देखिए, ये अपने ऊपर स्पाइंस डेवलप कर देते हैं। अब ये स्पाइंस नहीं है, ये लीफ है असल में, ये असल में इनके लीफ हैं। आपने कैचेस देखा होगा टॉम एंड जेरी कार्टून वगैरह में, कि ये देखिए अब इनके ऊपर जो स्पाइंस है ये असल में फोल्डेड इनके लीव्स हैं, ठीक है। अब इनके लीव्स ऐसे फोल्ड हुए पड़े हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इनका फोल्ड हुआ लीफ है। अब गैसियस एक्सचेंज होती है नीचे से, ठीक है। अब इनके नीचे के प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज तो हो जाती है, मगर ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो होती है उसके लिए लीफ का बड़ा होना लाजमी है। जितना बड़ा लीफ होगा उतने बड़े स्टोमेटा होंगे, और जितने स्टोमेटा ज़्यादा होंगे इतनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अब पांचवी पॉइंट इसकी क्या है, स्टेम एंड लीव्स आर कवर्ड बाय क्यूटिकल विच रिड्यूसेस द ट्रांसपायरेशन। और इनकी जो स्टेम और लीव्स होते हैं, ये जो स्पाइंस होते हैं, उनके ऊपर भी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल वैक्सी लेयर होती है जो ट्रांसपायरेशन नहीं होने देती, और इस वजह से कि इनको पानी स्टोर करना होता है। सम टाइम्स लीव्स आर रिड्यूस्ड इनटू साइज टू डिक्रीज द rate of transpiration, and sometimes the leaves have the shining surface to avoid the light. It also reduces the transpiration. अब कुछ प्लांट्स इनमें ऐसे होते हैं जो, फॉर एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पे कुछ इन्होंने लीफ डेवलप कर दिए हैं, ठीक है। अब ये शाइनी होते हैं। अब जब शाइनी होते हैं तो जो हीट होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती। मीन्स ये क्या है कि अदर वर्ड्स में ये हीट को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इनमें ट्रांसपायरेशन नहीं होती। अब देखिए उसके बाद इन कैचेस प्लांट दी वाटर एंड फूड आर स्टोर्ड इन लीव्स, ठीक है। कौन से, इन लीव्स आर स्टेम, दीज आर यूज इकोनॉमिकली बाय द प्लांट ड्यूरिंग द ड्राई कंडीशन। सच प्लांट्स आर नोन एज दी सक्यूलेंट्स प्लांट्स। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर में पानी या खाने को स्टोर करके रख देते हैं, जैसे वो रफ्ता चलाते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैक्टस प्लांट है, ये पानी को या फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। कि वो अपने अगर आप इस प्लांट को थोड़ा तोड़ देंगे कि आपको इसके अंदर से पानी मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा निचोड़ेंगे इसे, तो आपको इसके अंदर पानी मिलेगा, क्योंकि इसके पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो पानी और फूड को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। पानी और फूड को स्टोर कर देते हैं, और इसी वजह से इन प्लांट्स को हम बोलते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स, और इस प्लांट का नाम है कैक्टस, ठीक है। अब ये था हमारा लेक्चर। इनके एग्जाम्पल जो है वो है ओपनशिया, अलोई एंड कैक्टस एटसेट्रा। मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी इस हिसाब से। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, देखिए कि अब एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन के पहले हम पढ़ेंगे ज़रूरत क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि उनमें होती कैसे। अब एनिमल में ज़रूरत क्या है कि जब देखिए अगर हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साल्ट कम हो और वाटर ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो साल्ट कम हो और वाटर ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर अपना वाटर भेजना शुरू कर देगा। सो एनिमल सेल जो है बर्स्ट हो जाएगा। अगर हम सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, मीन्स सॉल्यूशन ज़्यादा और वाटर वहाँ पे कम हो, तो कब क्या होगा कि वो सेल से जो है वाटर खींचेगा, और सेल जो है वो डिहाइड्रेट होगा और ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। सो द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इज़ एसेंशियल फॉर द एनिमल्स। सो एनिमल में जो वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस है वो इसेंशियल है। अब देखें ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में कैसे होती है। अब एनिमल्स में दो मेन जो है डिवीजन है। देखिए अब एनिमल्स जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, दूसरे होते हैं एक्वाटिक। अब एक्वाटिक जो है, अब टेरेस्ट्रियल को हम थोड़ा डिटेल में आगे चल के डिस्कस कर रहे हैं। सो एक्वाटिक में मैं थोड़ा आपको क्लासीफाई कर दूं। एक्वाटिक जो है पानी में रहने वाले, वो सिर्फ एक किस्म के पानी में रहने वाले नहीं होते, वो कई एक इकसाम के होते हैं। देखिए अब जो है कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो वाटर जहाँ साल्ट कम हो, ठीक है, जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला हो, जिसमें साल्ट कम हो पानी ज़्यादा हो, ठीक है।
और कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो मरीन वाटर में रहते हैं, जहाँ साल्ट तो ज़्यादा है पर पानी का जो अमाउंट है वो कम है। ठीक है, ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे मरीन वाटर रहते हैं। अब फ्रेश वाटर जो है उनमें जो ऑस्मो रेगुलेशन होगी वो किन तरीक़ों से होगी? एक तो होगी बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरी होगी बाय किडनी। ठीक है, जिसको हम आगे चल के थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मरीन वाटर जो है उनमें 3 तरह से ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म होती है। एक तो होती है बाय किडनी, दूसरी होती है बाय द स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को स्टोरेज करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करना और अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक रखना। ठीक है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा इन डिटेल। और तीसरा जो हमारे पास आ जाता है वो होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करते ही नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टाइप की तरफ जो एनिमल का है, जो है टेरेस्ट्रियल। अब देखिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? इन लैंड एनिमल्स एक्सक्रीशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू देयर बॉडी स्किन। अब देखिए जो लैंड एनिमल्स हैं उनमें वाटर की जो एक्सक्रीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की जो एक्सक्रीशन है वो उनके बॉडी सरफेस से भी हो जाती है। कैसे? देखिए जो हमारे पास स्वेटिंग है, स्वेटिंग जो प्रेसिपिटेशन जो हमारे पास प्रोसेस है, पसीने का खारिज होना, ये भी एक एक्सक्रीशन ऑफ वाटर है जो हम अपनी बॉडी सरफेस से कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम यूरिन जो पास करते हैं वो भी हम अपनी बॉडी से पास कर रहे हैं। ठीक है, सो बॉडी सरफेस तो एक तरह से नहीं होगा, ये मेनली जो कहा गया है कि वो बॉडी सरफेस है कि एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, जो कि मैं पसीने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स are considered as the most successful animals which can properly maintain the osmoregulation। आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स जो है उनको मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल करार दिया गया कि जो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, वो वाटर और सॉल्यूट के मिक्सचर को, वाटर और सॉल्यूट की मिकदार को बैलेंस रख सकते हैं। और उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है? एक तो वो वाटर प्रूफ एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग बनाते हैं, और दूसरा कि वो स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, वो जो मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट जो होता है, उसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। और देखिए सॉलिड मटेरियल को स्टोर करने का एक फ़ायदा ये है, उसको स्टोर करके और उसको बनाने का, उसको एक्सक्रीट करने का ये फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देखिए यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, वो स्टोर्ड हुए वाटर को इस्तेमाल करते हैं, और स्टोरेज ऑफ डिज़ोल्व मटेरियल, और जो डिज़ोल्व हुआ मटेरियल है उसको इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, सो किस तरह से होता है? पहला जो हमारे पास थी, जो ये इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अब क्या होता है कि जो वर्टिब्रेट्स और एनिमल्स होते हैं जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एट्सेट्रा, और क्या होता है इनकी जो स्किन होती है उन पर एक लेयर डेवलप्ड होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इनकी स्किन की पहली लेयर उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। उसमें कुछ प्रोटीन होती है जिनको हम बोलते हैं, जो धागेदार फिब्रियस प्रोटीन होती है, उनको हम बोलते हैं केराटिन प्रोटीन। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? केराटिन प्रोटीन। तो क्या होता है, वो एपिडर्मिस जो होती है वो केराटिनाइज्ड हो जाती है, उसके ऊपर ये प्रोटीन की लेयर आ जाती है, और ये जो प्रोटीन की लेयर है वो जिस्म से, वो खून से, वो ब्लड वेसल से पानी को लॉस होने नहीं देती। सो इस तरह से ये अपने ऊपर एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग बनाते हैं। कौन? वर्टिब्रेट्स एनिमल। अब देखें क्या होता है, बर्ड्स वगैरह की ये बात थी। अब अगर इंसेक्ट जो है, द इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स आल्सो कंटेन दी वैक्सी वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। अब क्या होता है, जैसे हम केराटीन कंटेन करते हैं, केराटीन की लेयर हमारे जिस्म के ऊपर है, तब इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर जो लेयर होती है उससे हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, जो प्लांट में जो क्यूटिकल थी वैसी ही इनके ऊपर फैट्स की बनी हुई, लिपिड्स की बनी हुई एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरी जो इनकी एडाप्टेशन है वो है स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब ये आप टॉपिक आगे चल के पढ़ेंगे भी इन एक्सक्रीशन, पर मैं आपको थोड़ा इसका थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ। इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट, ठीक है, ये बात याद रख लें, इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, याद रहे कि इन ये जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स हैं ये यूरिन प्रोड्यूस नहीं करते, ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तब क्या होता है कि ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि इनके यहाँ पानी की कमी होती है। ठीक है, सो ये यूरिन एक्सक्रीट नहीं करते, सो ये यूरिक एसिड जो है वो
एक्सक्रीट करते हैं। यूरिक एसिड क्या होता है, एक ये पेस्ट की फॉर्म में पेस्ट की फॉर्म में ये वेस्ट मटेरियल को खारिज करते हैं, इनको हम बोलते हैं पैलेट्स। ठीक है, ये यूरिक एसिड होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने से बन जाता है। ठीक है, सो ये अब जो बर्ड्स होते हैं वो अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका उसमें थोड़ा पानी भी होता है। ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे आपने लिजर्ड देखी होगी, वो जो है वो पेशाब नहीं करते, वो एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन पास नहीं करते। ठीक है, वो यूरिन पास नहीं करते, वो क्या करते हैं कि अपने वेस्ट मटेरियल से पानी एब्जॉर्ब कर करके उसको सॉलिड बना देते हैं। ठीक है, सॉलिड बना के इन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। सो ये अपनी एक एडॉप्टेशन करते हैं, वो स्टोरेज करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं सॉलिड वेस्ट की। ठीक है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में इनसॉल्युबल है जो इनका पैलेट फॉर्म में होता है, और इट इज़ स्टोर्ड इन क्लोएका फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब देखो क्या होता है कि मैंने कहा कि वो यूरिक एसिड क्यों बनाते हैं, वो यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट क्यों करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो उस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं जिससे पानी एब्जॉर्ब हो के वो सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाता है, और इन क्लोएका इट्स वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड इज यूज्ड इन द बॉडी। ठीक है, यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड आउट ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और क्रिस्टल, जिसको हम बोलते हैं पैलेट्स। अब देखिए क्लोएका क्या होता है, ये क्लोएका वही जगह है जहाँ से ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं और जहाँ से ये जो है वो एक्सक्रीशन वगैरह भी करते हैं, और यहाँ से ही इनकी जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है, जहाँ से ये जो अपने वेस्ट मटेरियल से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर देते हैं। अब देखिए, अब आता है तीसरा पॉइंट, यूज़ ऑफ द मेटाबॉलिक वाटर। अब मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है, देखिए जब फैट्स जो हैं, अगर फैट्स जो है उनको डिकम्पोज करके वाटर बनाया जाए, अगर फैट्स को डिकम्पोज करके वाटर में तब्दील कर दिया जाए, वाटर बनाया जाए एज ए बाय प्रोडक्ट, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। अब इन सब मैमल्स फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कंपाउंड। कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनमें फैट्स जो है वो सिंपलर कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं। एज रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस the water is produced which is reused in the body, and in this way these animals use metabolic water। अब आपने देखा होगा जो ऊँट होता है, जो कैमल होता है, वो सहराओं में ऐसे सर्वाइव करता है। कैसे सर्वाइव करता है, वो क्या करता है अपनी हम्प में, ठीक है, जो उसका थुआ होता है या उसका हम हम्प बोल सकते हैं, वो यहाँ पे फैट्स को स्टोर कर देता है। ठीक है, जब उसको नीड होती है तो वो क्या करता है, पानी की जब उसको नीड पड़ती है या खाने की नीड पड़ती है तो उन फैट्स को ब्रेक कर देता है उस हम्प के अंदर, तो उसके बॉडी में पानी की और जो आप कह सकते हैं फूड की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। सो इस वजह से जो ऊँट है वो कई एक महीने जो है वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट ईटिंग एनीथिंग, विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर। सो इसमें एग्जांपल दी गई है हमें कैमल की और कैंगरू रेट की। देखें, ये कैंगरू और रेट अलग नहीं है, ये कैंगरू रेट एक सहरा का जानवर है। अब देखें, अब इनका चौथा जो हमारे पास सिस्टम आ जाता है वो है स्टोरेज ऑफ द डिजॉल्व्ड मटेरियल। मैंने कहा कि ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इन मैमल्स सम यूरिया इज स्टोर्ड इन देयर किडनी ड्यू टू द कंसंट्रेशन मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी। अब मैं आपको इसको थोड़ा जल्दी में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम किडनी में, जो मैमल्स होते हैं वो किडनी में यूरिया को जो है वो स्टोर करके रख देते हैं। अब क्या होता है, जितनी यूरिया जो है वो हम थोड़ी जो यूरिया है वो अगर हम अपनी बॉडी में स्टोर करके रख देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया से पानी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में। ठीक है, तो इस तरह से किडनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हासिल करेगी। अब आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल के बारे में। अब आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स को अंडरस्टैंड करने। सो ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स, मैंने कहा कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर को और उनकी दो टाइप्स को। ठीक है, सो उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे मैरीन को और उनकी 3 टाइप्स को। ठीक है, सो फर्स्टली मैं डिफाइन करूंगा कि ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। इन फ्रेश वाटर एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन इज मेंटेन बाय द 2 मेथड्स, ऑस्मो रेगुलेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरी होती है ऑस्मो रेगुलेशन बाय ड्यूरिन फॉर्मेशन, या आप उसको बाय द किडनी बोल सकते हैं। ठीक है, सो ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसे होती है। अब देखें, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ऑस्मो रेगुलेशन होती है वो
जो होती है वो होती है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। ठीक है, इनमें होती है ऑस्मो रेगुलेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से खाना वगैरह जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या ये पानी से, जनरल बॉडी सरफेस से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या होता है कि इनके ये जाहिर सी बात है ये रह रहे हैं फ्रेश वाटर एरिया में। ठीक है, अब ये रह रहे हैं फ्रेश वाटर में। थोड़ा आप गौर कर लें। अब क्या होगा कि देखिए ये फ्रेश वाटर एनिमल्स है। अब फ्रेश वाटर का मतलब क्या है कि जो बाहर का जो इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे जो सॉल्यूट होंगे वो कम होंगे, और जो हमारे पास वाटर होगा वो ज़्यादा होगा। और एज़ कम्पेयर टू जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर का माहौल जो होगा वो सॉल्यूट जो होंगे ज़्यादा होंगे, और वाटर जो होगा वो कम होगा। मीन्स यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट होगा हाइपोटोनिक, और जो अंदर का एनवायरनमेंट होगा वो होगा हाइपरटोनिक। ठीक है, अब अमीबा में पानी का आना मसला नहीं है, क्योंकि वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक। ठीक है, पानी इसके अंदर आना कोई मसला नहीं है, यहाँ पे पानी आ रहा है। अब क्या होगा, ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट है। अब क्या होगा कि जब ज़्यादा पानी आ जाएगा तो इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है जो इसको इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करे जिससे ये टर्जर बन जाए, नहीं, ये बर्स्ट हो जाएगा। अब क्या होता है, इसके पास होता है एक वैक्यूल। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक वैक्यूल, एक स्पेशल किस्म का वैक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो जाता है, सो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ये निकाल देता है। अब क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो आ जाएगा इन कांटेक्ट विद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, और यहाँ से एक ओपनिंग छोड़ेगा। ठीक है, ये एक अपने आप को खोल देगा, और यहाँ से जो है एक्स्ट्रा वाटर को निकाल देगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो अमीबा में वाटर का अमाउंट जो है वो बैलेंस रखता है। सो इस टाइप ऑफ वैक्यूल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो इस तरह से एक्सक्रीशन परफॉर्म होती है जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए। सो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। सो अब हम पढ़ेंगे कि इन यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा, एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस पार्टली थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, इनका जो जनरल बॉडी सरफेस है उससे इनकी जो एक्सक्रीशन हो चुकी थी, एंड पार्टली थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कभी कभी उनकी जो जनरल बॉडी सरफेस है वहाँ से पानी रिमूव हो जाता है, तकरीबन वहाँ से होता है। सो पार्टली कभी कभी जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्या होता है, वाटर विद डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिक एसिड इज कलेक्टेड फ्रॉम एंडोप्लाज्म इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अब क्या होता है, वाटर जो है, मैंने कहा वाटर में वेस्ट मटेरियल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, यूरिक एसिड वगैरह जो भी होंगे वो कलेक्ट हो जाते हैं एंडोप्लाज्म से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। सो विच ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज, वो बढ़ता जाएगा अप टू द मैक्सिमम। सो इट स्लोली मूव्स द सरफेस, वो आ जाएगा सेल वाल तक। ठीक है, सेल वाल तक आके वो अपने आप को बस्ट कर लेगा। अब बस्ट करेगा तो क्या होगा, वहाँ से जो मटेरियल होगा, जो ख़राब मटेरियल होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा, बस्ट होके निकल तो गया। सो देन a new vacuole then grows again in the same spot, and this process is repeated in amoeba and paramecium. The amount of water and other substance remain in balance by the contractile vacuole, and this process is termed as the osmoregulation. अब ठीक है, हमने फ्रेश वाटर एनिमल में ये एक चीज़ पढ़ ली थी, उनमें फ्रेश वाटर एनिमल्स में किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म होती है। अब हम पढ़ेंगे कि बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन बाय द यूनिट फॉर्मेशन उनमें कैसे होती है। अब देखें क्या होगा, जब ऑस्मो रेगुलेशन अब हमने देखनी है कि वो कैसे होती है, बाय द किडनीज या बाय द डाइल्यूट यूरिन। अब क्या होगा कि जब ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म होगी फ्रेश वाटर फिशेस में, ठीक है, अब क्या होगा कि फ्रेश वाटर फिशेस जो है अगर उनमें ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म होती है तो किस तरह होती है। ठीक है, अब देखें जो फ्रेश वाटर फिशेस है, मैं यहाँ पे एक फ्रेश वाटर फिश बना भी देता हूँ। अब देखें जो फ्रेश वाटर फिशेस होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये फ्रेश वाटर फिशेस है, फिश है कि अब देखें क्या होता है कि
ये जो फ़िश है वो फ्रेश वाटर में रह रही है। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट इन्वायरमेंट में कम, वाटर ज़्यादा है। मींस जो हमारे पास माहौल है वो हाइपोटोनिक है, और फिश के अंदर का जो माहौल है वो है हाइपरटोनिक। मींस वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर जो है वो कम है। अब क्या होगा, फ़िश के पानी अंदर आना मसला नहीं है, वो पानी को अपने अंदर कर सकती है। अब क्या होगा, अगर ये पानी कंटिन्यूसली इसके अंदर आता रहेगा, अगर ये पानी कंटिन्यूसली इसके अंदर आ जाएगा तो ये मछली बर्स्ट होके फट के मर जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंदर का माहौल जो है वो हाइपर है और बाहर का हाइपो। पानी अंदर आता रहेगा और फिर मछली बर्स्ट हो जाएगी। सो ये मछली क्या करेगी, अब देखें, ये जो है पानी को अपनी किडनी से निकालती है। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी में जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी जल्दी पानी को अपनी बॉडी से निकालती जाती है। अब देखिए, जितना कम टाइम लगेगा उतनी जो है चीज़ जो है वो गैर खालिस बनेगी, वो इतनी प्योर नहीं बनेगी। सो इसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रिमूव कर दिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिमूव किया, उसके साथ उसने वेस्ट मटेरियल भी निकाल दिए। अब यहाँ पे उसने जल्दी जल्दी में जो आयन्स हैं, जो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, जो मछली की रिक्वायरमेंट में आयन होते हैं, वो भी निकाल दिए। अब क्या होगा कि इसको आयन्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो इसने जल्दी जल्दी में जो पानी के साथ NH3 भी निकाल दिया, जो कि एक टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्योंकि NH3 को एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है पानी का, एक NH3 को बड़ा अमाउंट चाहिए होता है पानी का एक्सक्रीट होने के लिए। ये मछली NH3 एक्सक्रीट कर देती है, और इसके साथ साथ वो कई एक सॉल्ट जो है, काम के सॉल्ट जो हैं, वो जो है वो रिलीज़ कर देती है। अब क्या होता है कि अगर वो ये रिलीज़ कर देती है तो मछली को प्रॉब्लम पेश आ सकती है। वो क्या होता है, इनके गिल्स में कुछ ऐसे सेल्स बने होते हैं, इनकी गिल्स में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इन मॉलिक्यूल्स को, जो इन साल्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये गिल्स से एक्टिवली मींस एनर्जी देकर, ATP लगाकर इन जो साल्ट्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर कर लेती है। सो इस तरह ये ऑस्मो रेगुलेशन होती है फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा ये डायग्राम भी दिखा दूँ, ये देख ले। अब ये क्या होता है कि ये हमारे पास फ्रेश वाटर फिश गिवन है, जो कि एग्जाम्पल है ट्राउट का, जो हमारे बुक में गिवन है। सो क्या होता है कि देखें, ये जो मछली है वो आयंस और फूड जो है वो यहाँ से ले रही है। अब क्या होगा कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर लाती है, सो यहाँ पे इसकी किडनीज़ होती हैं जो एक्सक्रीशन करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और उसके साथ साथ जो NH3 है वो रिमूव हो जाता है, और ये प्रोड्यूस करती है डाइल्यूट यूरिन। किस वजह से, क्योंकि इसने जल्दी जल्दी में यूरिन को निकाला है, और इस वजह से कई एक सॉल्ट निकल जाते हैं। सो ये गिल्स के ज़रिए एक्टिवली जो सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरह से इसका प्रोसेस चलता रहता है और ज़िंदा रहती है। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर एनिमल्स। सो अब थोड़ा हम इसको पढ़ भी लेते हैं कि फ्रेश वाटर फिशेज मेंटेन salt concentration in their body fluid higher than in the surrounding water, so they have a body fluid hypertonic to their surrounding. They expel water and retain salt. If they lose too much salt or taking too much water, they die. अब देखो क्या होता है, मैंने कहा कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एक्सपेल करें, या उनको रिमूव कर दें, या वाटर को रिमूव कर दें, या ज़्यादा पानी पी लें, या ज़्यादा वाटर रिमूव कर लें, तो दोनों सूद में इनका मरना तय है। तो ये क्या करती हैं, वाटर को रिमूव तो करती हैं, मगर अगर साल्ट भी ज़्यादा रिमूव हो जाए तब भी वो मर सकती हैं। तो वो क्या करती हैं, तो एक्टिवली जो वाटर जो है उसको, एक्टिवली जो साल्ट्स होते हैं उनको अपने गिल से अंदर कर लेती है। और उसके बाद क्या होता है, ये फ्रेश वाटर फिशेस डोंट ड्रिंक वाटर, ये पानी नहीं पीती, इनके जनरल बॉडी सरफेस से पानी इनके अंदर आ जाता है, ये सिर्फ फूड को खाती है। ठीक है, सो वाटर कम्स इन थ्रू देयर स्किन एंड गिल्स, दे also absorb salt through their gills and take in salt in their food from the blood cell and filtered by their kidney. ठीक है, वो साल्ट जो है उसको अपनी वो जो है गिल्स के ज़रिए लेती हैं और साल्ट को फ़िल्टर करती हैं
ठीक है, वो साल्ट जो है अपने ब्लड में लेती है, उसको फ़िल्टर करती है किडनी के ज़रिए, और किडनी से जो है वो अमोनिया को पास करती हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है पानी का खारिज होने के लिए। विच आर एब्जॉर्ब सो दी प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड दिस यूरिन इज़ पास आउट ऑफ बॉडी। मेरे ख्याल से अब आपको इसका पूरा मैकेनिज़्म समझ में आ चुका होगा। ये मछली जो है पानी नहीं लेती, वो पानी नहीं पीती, इसके जनरल बॉडी सरफेस से पानी अंदर आ जाता है। ये सिर्फ जो है फूड वगैरह खाती है। फूड वगैरह खाने से क्या होता है, इसके अंदर जो है वो साल्ट वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। सो इन साल्ट्स को ये जल्दी जल्दी से रिमूव कर देती है, क्योंकि इसका अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो होता है हाइपरटोनिक और बाहर का एनवायरनमेंट होता है हाइपोटोनिक। सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर आता जाता है। ये जल्दी जल्दी जो है साल्ट्स को रिमूव करती, जल्दी जल्दी है जो वेस्ट मटीरियल्स को रिमूव करती जाती है। सो ये एक्सक्रीट करती है अमोनिया, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी रिक्वायर होता है अमोनिया को एक्सक्रीट होने के लिए। सो द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन होता है। क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है। सो इस वजह से डाइल्यूट यूरिन के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे उसके कुछ आयंस जो है वो छूट जाते हैं। सो ये एक्टिवली इनको अपने गिल्स के ज़रिए अपने अंदर कर लेती है, जिससे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब आपको ये टोटल समझ में आ चुका होगा इन फ्रेश वाटर एनिमल से। अब हम अपने इस टॉपिक को एंड करने वाले हैं बाय दी ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनिमल्स। अब देख ले कि ये जो मैं फ़िशेस डिस्कस कर रहा हूँ ये बॉनी फ़िशेस है। ठीक है, ये बॉनी फ़िशेस हैं, इनको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिकथाइसिस, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में, आई थिंक सो ये है ऑस्ट्रिकथाइसिस जो कि बॉनी फ़िशेस है। और कुछ हम पढ़ेंगे कार्टिलेजिनस फ़िशेस जो कि कॉन्ड्रोक्थाइसिस कहलाती हैं। सो स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अब ऑस्मो रेगुलेशन मरीन एनिमल्स जो साल्टी वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनमें कैसे होती है। ये प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट मगर कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है, वो गाढ़ा होता है। क्यों गाढ़ा होता है, क्योंकि इनका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन स्लो होता है। जितना आप आहिस्ता आहिस्ता काम करोगे उतना आपका काम परफेक्ट और बेस्ट होगा। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, फ्रेश वाटर जल्दी जल्दी से निकाल रहे थे, इस वजह से इनके जो साल्ट्स थे वो भी निकल रहे थे। अब ये क्या करते हैं, ये जो है आहिस्ता आहिस्ता आराम से साल्ट्स वगैरह को एब्जॉर्व करते करते जो है इन चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। अब इनमें जो पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है बॉनी फिशेस की, जो कि है ऑस्ट्रिकथाइसिस, जो मरीन वाटर में रहती है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि मरीन बॉनी फिशेस लिव इन साल्टी वाटर, ये साल्टी वाटर में रहती है। सो देयर इंटरनल बॉडी फ्लूइड कंटेन्स लेस कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, इनकी बॉडी की कंसनट्रेशन सी वाटर के हिसाब से तो कम होगी। सो इनका जो बॉडी का जो इनका इन्वायरमेंट है वो होगा हाइपोटोनिक, और बाहर का इन्वायरमेंट होगा हाइपरटोनिक। सो इट इज़ हाइपोटोनिक टू सी वाटर। ठीक है, इनका जो अंदर का इन्वायरमेंट है वो होगा हाइपोटोनिक टू सी वाटर से वो हाइपोटोनिक होगा। दीज फिशेस हैव टू एक्सपील साल्ट एंड रिटेन दी वाटर। इनको क्या करना होता है, इनको साल्ट जो है उनको उसको निकालना होता है, और वाटर को जो है वो बचा के रखना होता है। इनके लिए मेन मसला है वाटर को बचाना, और उनके लिए मेन मसला था पानी। वो पानी को तो निकाल सकती थी, मगर उनका मेन मसला था वाटर को रोकना, साल्ट को रोकना। इनका बिल्कुल उल्टा है। इनको क्या करना होता है, इनको जो है वो इनको जो है साल्ट को नहीं, वाटर को रोकना होता है। ठीक है, क्योंकि इनका अंदर का इनका जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक और बाहर का हाइपर, सो पानी निकलता जाएगा। एंड these fishes drink the water continuously when their blood flows through kidney. They do not absorb salt, and the salts are excreted out along with the concentrated small amount of the urine. They also excrete salt through the special excretory cells of gills. ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये किडनी जो है उनकी किडनी जो है वो साल्ट जो इनको एब्जॉर्ब नहीं करती, वो साल्ट को ही निकाल देती है। इस वजह से इनका जो किडनी इनका जो यूरिन प्रोड्यूस करती है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, और ये यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते। ठीक है, ये अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते। और इनके गिल्स में भी कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती है जहाँ से इनका जहाँ से इनके जो साल्ट्स होते हैं, एक्सेसिव साल्ट जो है वो एक्सक्रीट होते हैं। और लॉस ऑफ वाटर आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन, और इनकी जिस्म से पानी जो है वो स्किन के ज़रिए भी निकल जाता है। अब मैं थोड़ा आपको डायग्राम के तौर पे समझाता हूँ। ये देखें
क्या होता है कि ये कुछ फिशेस हैं, ये हमारे पास मरीन वाटर फिशेस है। मरीन वाटर फिश हमने एक ले ली, जिसको हम भला कंसीडर कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं मैकरल। ठीक है, जो हमारे बुक में इसका एग्जाम्पल दिया गया। अब क्या है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे साल्ट ज़्यादा और पानी कम। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो बाहर का एनवायरनमेंट है। और मछली के अंदर का जो सिस्टम है वो है साल्ट कम और पानी ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू, ऐसी बात है समंदर का पानी है वो ज़्यादा खारा होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे साल्ट ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से मछली के अंदर तो साल्ट कम है और वाटर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम कंपेरियन लगाएं, ठीक है, ये क्या है, कंपेरियन है, आपको याद रखना है कि कंपेरियन है मेन चीज़ है, हाइपर और हाइपो। अब क्या होगा, पानी जो है वो मछली से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, मछली से बाहर निकलना चाहिए और मछली को डिहाइड्रेट होकर मर जाना चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसे नहीं होता। क्या होता है, मछली जो है कंटिन्यूसली वाटर को ड्रिंक करती रहती है। कंटिन्यूसली वाटर को ड्रिंक करते 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 ये जो मछली होती है, एक मिनट, ये जो मछली होती है वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, ये जो मछली होती है वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को हाइपर बना देती है और बाहर का एज़ कम्पेयर टू हाइपो बन जाता है। इतना वो साल्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, इतना वो पानी पी लेती है। सो इसका जो साल्ट लेवल होता है वो बढ़ जाता है और वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। और बाहर के हिसाब से इसका, बाहर का जो साल्ट लेवल है इसके अंदर के हिसाब से वो कम होता है और वाटर का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। अब क्या होगा कि थोड़ा देख लें, अब क्या होगा, पानी इसके अंदर अब मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पास एक्सेसिव साल्ट आ चुके हैं, ये साल्ट को अब रखना नहीं चाहती। पानी तो आ रहा है मगर ये साल्ट को कैसे रखे, तो इसकी जो किडनीज़ होती हैं, इसकी यहाँ जो किडनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट निकाल लेती हैं। वो एक्सपेल करती है साल्ट को, वाटर को नहीं। वाटर उनकी ज़रूरत है, वाटर निकलेगा और डिहाइड्रेट होकर मर जाएंगी। वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, साल्ट को निकाल देती है, जिस वजह से इनका जो यूरिन बनता है वो गाढ़ा होता है, वो कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, सो क्या होता है, इनको वाटर, अब क्या होता है, इनके जिस्म में और ज़्यादा साल्ट आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने समंदर का पानी पीना है। सो ये क्या करते हैं, गिल्स के ज़रिए भी इन साल्ट्स को निकाल देती है। वहाँ पे वो गिल्स के ज़रिए साल्ट्स को ले रही थी, यहाँ पे गिल्स के ज़रिए साल्ट्स को निकाल देती है। सो इस तरह से ये प्रोसेस होता है, कुछ इस तरह से आप देख लें। यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये पानी पी रही हैं, मुसलसल पानी पी रही हैं और जो है यहाँ से जो है किडनी के ज़रिए जो कंसनट्रेटेड यूरिन को निकाल रही हैं और जो है वो कई एक साल्ट जो है वो स्किन के ज़रिए भी निकल रहे हैं और किडनी के ज़रिए भी निकल रहे हैं। उस वजह से इनका जो यूरिन है वो गाढ़ा है और ये साल्ट से, गिल्स से भी इन आयंस को निकाल रही हैं। सो ये अपना जो बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ऑस्मो रेगुलेटिव जो इनका मैकेनिज़्म है वो उसको मेंटेन रख रही हैं। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेसेस हमने डिफ़ाइन कर लिए। उसके बाद आता है कि कॉन्ड्रेक्टाइसिस, जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, क्या, कार्टिलेजिनियस। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं या आप इसको कॉन्ड्रेक्टाइसिस भी बोल सकते हैं। वो क्या करती हैं, वो अपने अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक रखती हैं, हालांकि वो मरीन वाटर है, वो मरीन वाटर एनिमल्स है, तब भी वो अपने अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक कैसे रख देती हैं। जैसे आप देख लें शार्क। ठीक है, अब क्या होती है, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ शार्क का। अब शार्क जो होती है, मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ शार्क का। अब शार्क जो है वो कार्टिलेजिनस फिश है एक, उसमें बोन्स नहीं होती, उसमें पूरी कार्टिलेजिस की बनी होती है। तब वो क्या करती है, तो जो शार्क जो है हमारे पास है वो अपने अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको हाइपरटोनिक रखती है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा रखती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर पानी जो है उसके अंदर आ सके। ठीक है, हालांकि वो मरीन वाटर है, हालांकि वो समंदर के पानी में रहती है, खारे पानी में रहती है, वो अपने अंदर का सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा रखती है। कैसे रखती है, वो क्या करती है, शार्क एंड रे एक मछली होती है, शार्क की तरह नहीं, वो चेंज मछली होती है, पर अगर वो
वो कार्टिलेजिस की बनी होती है। वो क्या करती है, स्टोर हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इन देयर बॉडी, सो देयर बॉडी फ्लूइड इज स्लाइटली हाइपरटोनिक देन द सराउंडिंग वाटर। वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया जो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। स्टोर करने से क्या होगा, उनका सॉल्यूट लेवल बढ़ जाएगा और वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे, उनका सॉल्यूट लेवल ज़्यादा हो जाएगा और वाटर लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। अंदर का एनवायरनमेंट हाइपर बन जाएगा, बाहर का हाइपो रहेगा। सो पानी जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ बढ़ने लगेगा। सो इनको जो है वो वाटर लॉस की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। वो किस वजह से, क्योंकि दे कंटेन स्पेशल ग्लैंड्स इन देयर रेक्टम टू हेल्प्स टू रिमूव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट, ठीक है। अब क्या है कि जब ज़्यादा पानी इनके अंदर आ जाता है तो इनके पानी में खारापन होता है। क्या मैंने क्या बोला, इनका पानी जो होता है, मैंने कहा मरीन वाटर मीन्स वो सी वाटर है, इनका पानी खारा होता है जो इनके मुंह में आ जाता है। क्या करते हैं, इनकी रेक्टम जो है, इनका जो रेक्टम है, जैसे इनके जो वेस्ट मटेरियल के निकलने की जगह है वहाँ पे कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साल्ट को वहाँ से निकाल देती है, ठीक है। सब देखिए क्या होता है कि ये शार्क जो है वो अपने अंदर जो है वो यूरिया को स्टोर करके रख देती है। अब यूरिया है एक एक सॉल्यूट जो इंक्रीज अमाउंट में रहा और वाटर जो है वो डिक्रीज अमाउंट में रहा, ठीक है। जो अंदर का एनवायरनमेंट हो गया हाइपरटोनिक और बाहर का जो जो समंदर का एनवायरनमेंट हो गया वो हो गया हाइपोटोनिक, जहाँ पे वाटर ज़्यादा और सॉल्यूट कम एज़ कम्पेयर टू फिश के अंदर के एनवायरनमेंट के। यहाँ पे ये ज़्यादा वाटर गेन कर रही हैं और क्या हो रहा है, अब जो समंदर के साथ जो जब समंदर के साथ जो साल्ट आ रहा है वो ये अपने रेक्टम के ज़रिए निकाल देती हैं। सो इस वजह से ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं वो इस तरह से अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करती हैं। सो हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो वर्टिब्रल कॉलम नहीं रखते, जैसे कि हैग फिशेज़, वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। क्या होती हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स, बिकॉज दे कंटेन आइसोटोनिक बॉडी एंड दे डोंट हैव ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म। क्या होता है कि जैसे देखें यहाँ पे कुछ फिशेज़ होती हैं कुछ इस तरह से, हैग फिशेज़ उनका नाम होता है। अभी आप देख भी रहे होंगे ये जो हैग फिशेज़ होंगे ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखते हैं। ये ना बाहर के इन्वायरमेंट से सॉल्यूट ज़्यादा रखती हैं ना बाहर के इन्वायरमेंट से वाटर ज़्यादा रखती हैं। इनका वाटर बाहर का और अंदर का W' और अंदर का वाटर बराबर होता है। बाहर का वाटर अंदर का वाटर बराबर और बाहर का सॉल्यूट अंदर का सॉल्यूट बराबर। सो ये आइसोटोनिक बॉडी रखती है और इनमें वाटर की एक्सचेंज नहीं होती। सो दे डोंट हैव ऑस्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे का हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का सेशन होता है कंप्लीट। सो मिलते आपके साथ एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।